नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। तो आज अपने इस एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो डीआरसी है, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहले देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। चर्चा के अलावा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितियां होंगी, जो ज्योग्राफिकल प्लेसेस होंगे, जो महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई जानकारी होगी, उसके एक एक पहलू पर, एक एक बिंदु पर, एक एक चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर एक बार फिर से देखेंगे डीआरसी जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये क्यों चर्चा में है। तो इस चर्चा के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो कोल्टन माइन है। अब कोल्टन क्या होता है उस पर हम आएंगे। तो चर्चा इसीलिए है कि इस डीआरसी देश में कोल्टन खदानों में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 200 से ज्यादा जो नागरिक हैं उनकी मौत हुई है। और इस कारण से देखें तो इस देश की जो अवस्थिति है वो चर्चा में आ चुकी है और यहां से आपके प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इसी कारण से ये चर्चा में है। और सबसे खास बात अगर हम देखेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें अगर देखेंगे तो कारणों की अगर बात करेंगे तो इस पूरे माइंस क्षेत्र में जो भारी वर्षा हुई है, उस भारी वर्षा के कारण ये घटना घटित हुई है। जमीन कमजोर है और इस कारण से इस तरह की घटना हुई है, हादसा हुआ है। अवैज्ञानिक और असुरक्षित जो खनन है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो अलग अलग जो भी सोर्स हैं उनके अनुसार देखें तो मृतकों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है और कारणों का भी अलग अलग स्तर पर व्याख्या किया जा रहा है। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण कारणों की बात करेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें असंगठित आर्टिजनल जो माइनिंग है उसकी बात यहाँ पर खुलकर सामने आई है, जिसमें हाथों से जो खुदाई की बात है, सुरक्षा मानकों का अभाव है, या इस तरह के देखेंगे राज्य में महत्वपूर्ण तौर पे विद्रोहियों का जो नियंत्रण है या फिर प्रशासनिक जो निगरानी उसकी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। गरीबी और आजीविका पर जो संकट है, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं वो कुछ डॉलर के लिए क्या है कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोल्टन माइंस में काम करते हैं। और इसके अलावा देखेंगे जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अधिक वर्षा हुई है, कमजोर भू संरचना है और इस कारण से इस तरह का हादसा हुआ है। अब जिस चीज को निकालने के लिए ये माइंस फेमस है वो है कोल्टन। कोल्टन क्या है तो ये कोलम्बाइट और टेंटलाइट का क्या है, एक मिक्सचर है और इससे प्राप्त होता है जो धातु उसे टैटलम हम बोलते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण धातु है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन बनाने में इस धातु का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एरोस्पेस जो कंपोनेंट हो, गैस टरबाइन हो, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर हो, डिजिटल युग की रीढ़ मानी जाती है ये धातु टैटलम। और इसी के बनाने में किस चीज का इस्तेमाल होता है, कोल्टन। और इसी कारण से ये बड़ा खास हो जाती है। और अगर हम डीआरसी की बात करेंगे तो डीआरसी में ये जो कोल्टन पाया जाता है, इस कारण से देखें तो डीआरसी का दुनिया में दबदबा है। विश्व का सबसे बड़ा कोल्टन का उत्पादक राष्ट्र डीआरसी है। रणनीतिक खनिजों का भंडार माना जाता है डीआरसी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो वहां पर कोबाल्ट, कोल्टन, तांबा के भी बड़े भंडार हैं। और यहाँ का जो रुबाया क्षेत्र है वो वैश्विक स्तर पे इस तरह के रणनीतिक खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। और इसी कारण से देखेंगे कि तो ये जो डीआरसी है ये चर्चा में है, या कोल्टन जो माइंस है ये चर्चा में है। यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, अगर इससे जुड़े हुए मुद्दे की बात करेंगे कि किन मुद्दों से ये टॉपिक जुड़ता है, तो मानव अधिकार से जुड़ा मुद्दा है, बाल श्रम से, अवैध खनन से है, राज्य की कमजोर जो शासन क्षमता है उससे जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ की हम बात कर लेंगे कि क्या भारत से भी इसका, इस पूरे घटनाक्रम का कोई संबंध है, तो बिल्कुल है। क्योंकि भारत तेजी से उभरता हुआ राष्ट्र है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एरोस्पेस के सेक्टर्स हो, या फिर कह सकते हैं कि गैस टरबाइन हो, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर हो, मोबाइल फोन्स हो, कंप्यूटर लैपटॉप्स हो, इनके उत्पादन में भारत लगातार कह सकते हैं इनोवेशन कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो धातु है टैटलम, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और डीआरसी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे कि सप्लाई चेन
जो भी क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटजी है, रिस्पॉन्सिबल जो सोर्सिंग है, उस दृष्टिकोण से ये मुद्दा भारत के साथ जुड़ जाता है। भारत की जो भी पहले हैं क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भारत के द्वारा संचालित की जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ बड़े स्तर पे इस तरह की बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनसे जुड़े हुए जो संबंध है, उनसे ट्रेड है, वो भारत कर रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये कोल्टन जो खदान है, ये जो हादसा है, ये केवल एक दुर्घटना नहीं है बल्कि गरीबी, संघर्ष, अवैज्ञानिक खनन, वैश्विक स्तर पर डिजिटल जो निर्भरता है, कमजोर जो शासन प्रणाली है, उसका परिणाम है। और सतत विकास तभी संभव है जब तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय सुरक्षा और नैतिक खनन को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये तो न्यूज़ थी जिस पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक जो यहाँ पर गणराज्य कांगो है कि आखिर ये है कहाँ पर। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम जा सकते हैं कहाँ पर, हम अफ्रीका में जाएंगे। और अफ्रीका में जब हम जाते हैं तो कहा जाता है कि अफ्रीका का हृदय है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो भी भौगोलिक राजनीतिक जो परिचय है उस पर हम आएंगे। तो देखिए, विश्व मानचित्र पर अगर हम देखना चाहेंगे कि कहाँ पर डीआरसी हमें देखने को मिलेगा, तो देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच में आएंगे तो इसकी अवस्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वो यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री, देखिए अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। और दूसरी तरफ प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसके ये पूरब में अवस्थित है। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या है। ये महत्वपूर्ण तौर पे आप देख सकते हैं कि किस गोलार्ध में अवस्थित है और इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, अक्षांशीय जो देशांतरी जो अवस्थिति है, उसको हम देख सकते हैं। तो मध्य अफ्रीका के बीचों बीच में ये अवस्थित देश है और भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में इसकी अवस्थिति है। ये कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे कि इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो कहाँ है, तो इसका विस्तार क्या है, दोनों हेमीस्फेयर में। अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ हेमीस्फेयर और साउथ हेमीस्फेयर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ प्राइम मेरिडियन लाइन के पूरब में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध का क्या है, ये महत्वपूर्ण देश है। तो ये इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है वो हमने देख लिया। देश के दक्षिण पश्चिम में आप देखिए, अगर दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो इधर पूरा साउथ अटलांटिक जो ओशियन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ये देखिए इक्वेटर जा रहा है और ये प्रधान मध्याह्न रेखा है और इसकी जो अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है वो हमने देख ली। अब हम बात कर लेंगे कि आखिर ये जो देश है इसकी जो सीमाएं हैं वो किन देशों से लगती हैं, ये पूछा जाता है। तो देखिए, 9 देशों से इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं वो एक बड़ा इशू भी उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर आप देखिए, इधर से देखिए तो बहुत सारे देश हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती है। दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, ये सारे देश हैं। अंगोला, उधर देखिए कांगो जो गणराज्य है, इन सबसे ये अपनी सीमा साझा करता है। तंजानिया पूर्व में जो तंजानिका जो झील है उसके पार स्थित है, जाम्बिया दक्षिण पूर्व में और अंगोला दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो इसकी पूरी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो आप देख सकते हैं कि डीआरसी के आप देखेंगे कि पूरब में कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं, उत्तर में कौन करते हैं, पश्चिम में कौन करते हैं और दक्षिण में कौन कौन से जो देश हैं वो डीआरसी से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। डीआरसी की खास बात है कि पश्चिम में आएंगे डीआरसी के तो अटलांटिक महासागर पर भी तटरेखा देखने को मिलती है। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी जो सीमाएं हैं वो कई सारे देशों से लगती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, अगर इसके फिजियोग्राफी की हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्रफल ये फैला हुआ है बड़े क्षेत्र में और उप सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आप देखिए, उप जो सब सहारियन जो रीजन है उसका एक महत्वपूर्ण देश है। कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी जो है, इस क्षेत्र में विशाल जो कांगो वर्षा वन है वो आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि कांगो जो वर्षा वन है उसका जो विस्तार है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये जो वन क्षेत्र है ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए देखें तो एक फेफड़े की तरह काम करता है।
तो ये इस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण हम बात करेंगे जो भी फिजियोग्राफी है उस उचावच की अगर बात करेंगे, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा वो एक पठार देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, कटंगा पठार। ये पठार मुख्य रूप से सवाना घास के मैदानों से ढका हुआ है और जंगलों के जो अंश हैं या यहाँ पर जो भी इलाके हैं उन क्षेत्रों में ये फैला हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कटंगा पठार है ये सवाना घास से पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है। घाटियाँ, निचले जो इलाके हैं, जंगल हैं, उनके जो अंश है ये आपको कटंगा पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर आपको साबा जो पठार है, साबा जो प्लेटू है वो आपको देखने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्व में जो भी भूमि है उसकी जो चोटियां हैं वो यहाँ पर उठती हुई दिखती हैं। सबसे ऊंचा जो स्थान है उसको भी आप देख सकते हैं, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। माउंट स्टैनली जो है वो यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट प्लेस पर अवस्थित ये उत्तर में आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आएंगे ये पूरा कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो देखिए दो तीन चीजें यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है, माउंट न्याइरागुंग। ये नाम थोड़ा बड़ा टिपिकल टाइप का है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक ज्वालामुखी क्षेत्र है और यहाँ पर जो बिरुंगा पर्वत है वहीं पर उसी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिरुंगा पर्वत है इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात देखिए, अगर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो दो तीन बातें और आपको देखनी है। अगर नदी प्रणाली की बात करेंगे, नदी बेसिन की बात करेंगे, तो इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है वो कांगो नदी मानी जाती है। अफ्रीका की लाइफलाइन कही जाती है। एक लंबे क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। लगभग 4398 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कांगो जो नदी प्रणाली है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में आप देखेंगे मध्य और पश्चिम भाग में कांगो नदी बेसिन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में जो नदी है, नदी के पार घने घास के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आसपास पर्वतीय जो सीढ़ीदार क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो नदी बेसिन के संदर्भ में देखेंगे तो जो कांगो नदी है इसका विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात देखिए, कांगो जो नदी है इसकी लंबाई भी अधिक है। तो डीआरसी का ये नदी बेसिन वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिण पश्चिम के जो पठार हैं उनसे घिरा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है। बाद में देखेंगे तो सवाना क्षेत्र में ये विलीन हो जाता है। पश्चिम में पर्वतीय जो सीढ़ीदार पर्वतीय मैदान है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारी जो नदियां हैं उनको आप देख सकते हैं जो कांगो इस देश में जो डीआरसी है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे अधिक यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ अवस्थित जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप देखिए, अगर झीलों की बात करेंगे तो पूरे डीआरसी में उत्तर से अगर दक्षिण बढ़ेंगे तो बहुत सारी जो झीलें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे उत्तर में लेक एल्बर्ट आपको देखने को मिलेगी, फिर एडवर्ड झील आपको देखने को मिलेगी, क्यू झील आपको देखने को मिलेगी, तंजनाइका झील देखने को मिलेगी, मवेरू झील देखने को मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी जो झीलें हैं, क्यू झील आपको देखने को मिलेगी। तो इनकी एक लंबी जो श्रृंखला है, आप इधर से देखिए, तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि आखिर डीआरसी में कौन कौन सी झीलें हैं और उनकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति का जो क्रम है, चाहे वो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सबसे उत्तर एल्बर्ट है, एडवर्ड है, फिर क्यू है, तंजनाइका है, उसके बाद मवेरू है। तो ये आपके लिए विशेष तौर पे ध्यान देना है, ये यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पूर्वी सीमा की जो झीलें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा अगर राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे डीआरसी की, तो देखिए अगर किंशासा की हम बात करेंगे तो जो किंशासा है वो क्या है, ये डीआरसी की राजधानी है, राजधानी क्षेत्र है। तो केवल देश की राजधानी ही नहीं है बल्कि जनसंख्या भी सबसे अधिक इसी शहर की है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी देखेंगे तो डीआरसी में जो किंशासा है वही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो ये शहर देश के लिए देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि देश के पश्चिम भाग में जो कांगो नदी है उसी के तट पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी अवस्थित है। दूसरी बात देखिए, अगर हम थोड़ा सा संसाधनों की बात करेंगे तो पहले हमने बात की कि जो डीआरसी है ये अपने रणनीतिक संसाधनों के लिए दुनिया भर में फेमस है।
जैसे टैटलम की हमने बात की, या रणनीतिक स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण आज के ज़माने के हिसाब से डिमांड वाले जो भी संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, उनके भंडार डीआरसी में मौजूद हैं। अथाह प्राकृतिक संपदा डीआरसी में देखने को मिलती है। विशेष करके इसके दक्षिणी क्षेत्र जो है ये खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। और अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर भी अलग अलग जो खनिज संसाधन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जो महत्वपूर्ण मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं उसमें आप देखिए हीरे है, कोबाल्ट है, तांबा है, इसके बड़े जो भंडार हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर विशाल जो वन भंडार है, जल विद्युत जो क्षमता है, क्योंकि नदियों का एक पूरा जो जाल है वो आपको डीआरसी में देखने को मिल सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों में कैरोलिना औद्योगिक हीरे, कोबाल्ट, तांबे या इस तरह के जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनसे पूरी तरह से समृद्ध है डीआरसी। और विशाल जो वन भंडार है, महत्वपूर्ण जो जल विद्युत क्षमता है, उस हिसाब से देखेंगे तो जो डीआरसी है वो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। तो इसकी हमने चर्चा की कि आखिर जो डीआरसी है वो क्यों चर्चा में है, और चर्चा के अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक अन्य प्लेस के बारे में जानकारी लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाजत दीजिए। थैंक यू।